हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल थिंक लॉजिक एजुकेशन सर्विस में, जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट द चैप्टर टिश्यू और उसमें भी हमने पार्ट प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं आज के टॉपिक एनिमल टिश्यू के बारे में। तो पहले हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा कि प्लांट टिश्यू किस लिए यूज़ होता है, बिकॉज इट हैज़ अ डिवाइडिंग कैपेसिटी। प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is responsible for the growing part of the plant, and it is divided into three parts. One is apical meristem, second one is lateral meristem, and intercalary meristems. Apical meristem is responsible for growing of shoot of stem and root. Lateral meristem is responsible for girth of the stem, and intercalary meristem is responsible for the growth of the leaf internode part. This is about the meristematic tissue. And if we are moving to the permanent tissue, because meristematic tissue is not responsible for storing the food, they are only responsible for growing the plant, growing the tree. When plant becomes a tree and their लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, आगे उसमें और कोई ग्रोथ नहीं होती, तब उसके बाद उसमें जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस डन बाय द परमानेंट टिश्यू ओनली. परमानेंट टिश्यू ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सिंपल टिश्यू, अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू में क्या होता है, और परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो होते हैं वो आपके डेड सेल्स से मिलके बनते हैं, राइट. अब हम बात कर रहे हैं सिंपल टिश्यू को. सिंपल टिश्यू को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें हमने 2 पार्ट्स और पढ़े थे. पहले हम बात करते हैं जो मेन 3 पार्ट्स हैं वो हैं पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा, स्केलेंचाइमा. इसमें पैरेंचाइमा में जो सेल्स होते हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन. These kind of things will work in the parenchyma tissue. If we are talking about collenchyma जो टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू गिविंग अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स. वो कहाँ पे होता है, वो लीफ का जो वेन्स होती हैं वो वाला पार्ट, लीव्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. स्टेम, जिसमें हमने हर्ब्स और श्रब के बारे में एग्जांपल लिया था, उनके जो स्टेम होती हैं वो भी फ्लेक्सिबल होती हैं, और वो गिवन होता है कॉलेंचाइमा टिश्यू के थ्रू. और नेक्स्ट हमारा होता है, अब हम पैरेंचाइमा और कॉलेंचाइमा दोनों में ही लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन अगर स्केलेंचाइमा की बात करते हैं तो स्केलेंचाइमा में डेड सेल्स अवेलेबल होते हैं. तो वो डेड सेल्स की वजह से क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ख़त्म होने की वजह से इसमें एक मटेरियल सबस्टांस होता है जिसको हम लिग्निन बोलते हैं, और वो डेड सेल्स को कंबाइन करके रखता है. जैसे कि 2 ब्रिक्स के बीच में हम सीमेंट लगाते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, सेम लिग्निन का काम भी यही होता है कि उनको ज्वाइन करते हैं. नाउ एक्सेप्ट दीज मेन सिंपल टिश्यू, अब हमने और क्या पढ़ा था अबाउट द क्लोरेंचाइमा एंड एरेंचाइमा. क्लोरेंचाइमा एंड एरेंचाइमा हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज अ पैरेंचाइमा, बट इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है जो अलग है इसमें वो है क्लोरेंचाइमा में क्लोरोफिल सबस्टांस अवेलेबल होता है, और उसका काम क्या होता है क्लोरोफिल का, कि टू मेक अ फूड, ठीक है, फूड बनाने के लिए काम आता है. अगर एरेंचाइमा की बात करते हैं उसका भी स्ट्रक्चर पैरेंचाइमा के सेल के पैरेंचाइमा टिश्यू की तरह ही होता है, बट डिफरेंस जो होता है उसकी जो वेन्स होती हैं, उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो एयर कैविटी होती है, यानी कि उसमें हवा भरी होती है, जो कि हेल्प करता है वाटर में
फ्लोट करने के लिए, इसलिए पैरेंचाइमा जो यूज़ होता है वो एक्वाटिक प्लांट के लिए यूज़ होता है। नाउ आफ्टर दैट इन द परमानेंट टिश्यू वी हैव अनदर टाइप विच इज़ नॉन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस क्या है? सिंपल टिश्यू इज मेड अप बाय सेम टाइप सिंगल टाइप ऑफ सेल से। अब यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं इट इज़ मेड अप बाय मोर देन वन सेल्स। जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है, वो मोर देन वन सेल के से बनती है। अब जैसे जाइलम की ही बात करते हैं, जाइलम मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया था, इसको डिवाइड किया गया टेराचाइड्स में, वेसल्स में, जाइलम पैरेंचाइमा में और जाइलम स्केलेंचाइमा में। जाइलम के अंदर जाइलम स्केलेंचाइमा के अलावा जो बाकी टिश्यू होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। बट अगर फ्लैम की बात करें, फ्लैम में जो अनदर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लैम में मोस्ट ऑफ जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं एक्सेप्ट वन फ्लैम पैरेंचाइमा। Phylum parenchyma is only a living cells over there, and this is responsible for to make a food, to transport the food of the different part of the plant body. So this is all about the plant tissue. ये था जो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था अबाउट द प्लांट टिश्यू। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उसका वो है एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू में क्या क्या है, जैसे कि हमने प्लांट टिश्यू में डिटेल्स में पढ़ा है, वैसे ही हम एनिमल टिश्यू लाइक ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी को 4 मेन टिश्यू में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज़ मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट नर्वस टिश्यू। अब सर इनको कैसे डिवाइड समझ में नहीं आया, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी बॉडी को कवर करता है उसके बारे में, और वो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनिमल टिश्यू कैन से दैट दे कवर मैनी ऑर्गन्स एंड कैविटी दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। यानी कि जो कैविटीज़ हैं हमारे ऑर्गन्स हैं उनको जो कवर करता है वो करता है एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे कि द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल के ऊपर जो सेल होते हैं उनके ऊपर जो लाइनिंग होती है, जो कवरिंग होती है, वो होता है वो दैट इज़ डन बाय द एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट किडनी ट्यूबल्स, किडनी के ऊपर जो लेयर होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। सोन वी हैव अदर एग्जांपल लाइक लंग एल्वियोली, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन, all are the example, all are the tissue of the epithelial tissue। अब सर ये तो बता दिया कि ये होता है, बट इनका फंक्शन क्या होता है और क्या इसको भी हम डिवाइड करेंगे? सब्र करो, थोड़ा वेट करो, सब कुछ बताऊंगा पर धीरे धीरे। अब हम कंटिन्यू करते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। द एपिथेलियल टिश्यू इज एक्ट एज ए बैरियर and separate different organs and system from each other। अब एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाना, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल्स को डिफ्रेंशिएट करना, सेपरेट करना, और उसी की वजह से हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा हार्ट है जिसका काम ब्लड को प्योरीफाई करना होता है या ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, ऐसे ही हमारा लंग्स है, स्टमक है। These are different type of organs and system of our body। अब blood vessels are absent and non-nervous in nature। What does it mean? इसका मतलब क्या होगा सर? Blood vessels are absent means अगर हम स्किन की बात करते हैं तो इसमें कोई भी वेन्स या कोई भी ब्लड के सेल्स नहीं अवेलेबल होते, और ना ही इसमें सोचने की शक्ति है, नर्वस सिस्टम, यानी तभी बोला इसको नॉन नर्वस इन नेचर, राइट। अब हम बात करते हैं सेल ऑफ एपिथेलियम आर
सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वेरी बहुत ज़्यादा पास कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर, एंड द टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इनके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। द सेल्स आर परमेएबल, अब परमेएबल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो बिटवीन द बॉडी ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब जैसे स्किन है, स्किन का काम क्या होता है, हम पानी भी डालते हैं, गीली भी होती है, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर से स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, तो वो भी एनवायरनमेंट पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे मिक्स हो जाता है, राइट। अब दैट कंसिस्ट, और इसमें जो लेयर होती है, सेल की जो लेयर होती है, दैट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, राइट। नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अबाउट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू या फिर एपिथेलियल, राइट। तो टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। तो पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू क्या है सर, दे हैव, ये बड़ा डेलिकेट सेल्स होता है, एक सिंगल लाइनिंग होती है, एंड पॉजेज ए फ्लैट थिन स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है, जिसकी वजह से इसको, थिन होने की वजह से ये क्या करता है, इसमें जो सेल्स मूवमेंट होती है, फ्लैट है, थिन है और सिंगल लाइनिंग है, जिसकी वजह से ये बहुत डेलिकेट बन जाता है। अब ये कहाँ पे अवेलेबल होता है सर, ये हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, जैसे कि नेफ्रॉन इन किडनी, जो कैप्सूल नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, वहाँ पे ये वाला सेल, ये वाला टिश्यू अवेलेबल होता है या एलिवेबली है, ठीक है। ये वाले जो टिश्यू होते हैं, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, आर अवेलेबल ऑन दोज पार्ट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अब ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सिंपल दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो सिंपल स्क्वैमस एंड अनदर वन इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अब यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, सिंपल स्क्वैमस में सिंगल लेयर चल रहा है, ठीक है, और फ्लैट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में देखते हैं तो ये आपका अरेंज्ड और सेवरल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स हैं यहाँ पर, और ये कहाँ पे होता है सर, ये हमारी स्किन के ऊपर, ये हमारे स्किन में अवेलेबल होता है, ये वाला टिश्यू, कौन सा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। अब जैसे ही आप स्किन, यानी कि यहाँ पे हमारी स्किन में सिंगल लेयर नहीं है, हमारे स्किन में मल्टीपल लेयर्स बना हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट जो आता है, दैट इज अबाउट कॉलमनर टिश्यू, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, एंड दे आर द कॉलम लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी इन द फिगर डायग्राम इन द थर्ड पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारे सेल्स या टिश्यू बने हुए हैं वो एक सिंपल कॉलम की तरह बने हुए हैं, ठीक है, कॉलम स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पे होता है सर, अगर आप इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे तो वहाँ पे कॉलम टाइप बने होते हैं, तो वो कॉलम का स्ट्रक्चर जो बनाता है, दैट इज डन बाय द सिंपल कॉलमनर टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। अब बात करते हैं सिलेटेड। अब जैसे हमने स्क्वैमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी हम कॉलमनर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से, वन इज कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर, एंड सेकंड वन इज सिलेटेड कॉलमनर्स। सिलेटेड कॉलमनर्स कैसे होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विच हैव सीलिया प्रेजेंट ऑन दैम। अब ये सीलिया क्या प्रेजेंट होता है सर, चलिए ये भी बताते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से मूवमेंट करने के लिए हमारा सलाइवा मूव हेल्प करता है। तो जो वो मूवमेंट होती है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, या फिर इन द मूवमेंट ऑफ ओवर इन द फेलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट होती है वो भी सीलिया की वजह से होती है, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट होता है किसमें, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, यानी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो या फिर हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल। अब ये क्यूबॉइडल जैसे नाम से ही डिफाइन है, क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह बना होगा क्यूबॉइडल, एंड दे आर क्यूब शेप्ड। जैसे मैंने बोला क्यूब बना होगा, यानी कि छोटे छोटे बॉक्स से बने होंगे। दे आर क्यूब शेप्ड cells which are involved in
एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है या फिर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, ये अब अवेलेबल कहाँ पे होता है हमारी बॉडी के अंदर? वो होते हैं किडनी ट्यूबल्स में, थायराइड वेसिकल्स में, जहाँ पे ग्लैंड भी यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे ग्लैंड भी यूज़ होता है, चाहे वो सैलिवरी ग्लैंड हो या फिर स्वेट ग्लैंड्स हो। अब जब ये दोनों बनाते हैं तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल ग्लैंड एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हमने ग्लैंडुलर्स भी बोला हुआ है। ग्लैंडुलर्स का क्या काम होता है? लास्ट जो हमारा पार्ट है, दीज आर द स्पेशल ग्लैंड सेल्स दैट कैन सेक्रेट सबस्टांस, जो हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से स्वेट, पसीना निकलता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से ही हमारी बॉडी से, स्किन से पसीना निकलता है या स्वेट निकलता है, राइट। तो दिस इज़ अबाउट द टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो अब हमने अब कौन सा पढ़ा था? एपिथेलियम टिश्यू पढ़ लिया। अब एपिथेलियम के बाद जो नेक्स्ट टिश्यू आता है एनिमल सेल्स के अंदर, दैट इज़ अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, एंड द कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड सेवरल टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दैट आर वेरी ओनली इन देयर डेंसिटी एंड सेलुलरिटी, यानी कि उनके कितना डेंस है। जैसे कि इसमें आप पढ़ोगे ब्लड के बारे में, बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, ठीक है, ब्लड सेल के बारे में, लिम्फ के बारे में, और लिगामेंट्स के बारे में, टेंडेंस के बारे में। अब कनेक्टिव टिश्यू को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है या एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, द कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड सेवरल टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट vary only in their density and cellularity as well as the more specialized and recognizable variant, जैसे कि बोन बताया, लिगामेंट बताया, टेंडन, कार्टिलेज एंड एडिपोज जहाँ पे हमारा फैट होता है, जो हमारी बॉडी का फैट बनता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू की वजह से हमारा फैट बनता है, क्योंकि फैट के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं हमारे सेल्स के, बॉडी सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हम मोटे होने शुरू हो जाते हैं। मोटा होना किसको अच्छा लगता है? हाँ, जो पतला होगा उसको तो ज़्यादा अच्छा लगता होगा, है ना। चलो अब आगे मूव करते हैं। अब वन बाय वन कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हम बात ले रहे हैं, फर्स्ट टाइप जो ले रहे हैं, दैट इज़ फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू, दैट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ, प्लाज्मा, कॉर्पस्कुलर, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स एंड थर्मोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम वन बाय वन करते हैं। चलो पहले ब्लड एंड लिम्फ्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो पता ही है। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वैंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स कॉल्ड corpuscles which forms 45% part of the blood. Blood helps in the transportation of various materials such as, blood के साथ क्या क्या जाता है? जैसे कि न्यूट्रिशन सब्सटेंस, गैस जाती है, सीक्रेटेड प्रोडक्ट जाते हैं, हार्मोन्स जाते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ब्लड में लिम्स, ब्लड एंड लिम्स के बारे में। अब प्लाज्मा क्या होता है सर? प्लाज्मा हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी है ना, उसको डिवाइड, यानी ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 55% पार्ट ऑफ ब्लड जो रहता है वो प्लाज्मा में के अंदर ब्लड रहता है। अब अगर आगे बात करें, ये तो 55% तो हमारा हो गया ब्लड, और बाकी सर, बाकी क्या बचा? बाकी क्या है और क्या है, क्या क्या होता है इसके अंदर? अब ब्लड किस किस से मिलके बना हुआ है? पहला, 90 to 91% ब्लड के अंदर वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एंड 0.9% जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर अवेलेबल होता है। यानी कि 55% अगर ब्लड है उसका 55 का 90 to 91% वाटर है, 7% प्रोटीन है एंड 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं। अब फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू में जो थर्ड पार्ट जो हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हमने 55% पढ़ लिया, ब्लड होता है। बाकी जो 45% बचा हुआ है ब्लड का, वो क्या होता है सर? वो होता है कॉर्पस्कुलस, ठीक है।
जिसका काम क्या होता है, जिसका काम हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लोटिंग होता है, ब्लड फ्लोट करेगा, वो हेल्प करता है बाय द कॉर्पस्कल्स, राइट। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि इतने परसेंट हमारा प्लाज्मा है, 45% हमारा कॉर्पस्कल्स है ब्लड के अंदर। अब जो बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर सर और क्या होता है, ठीक है, जो हम बात करते हैं ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कि भाई डब्ल्यूबीसी है यानी कि सोल्जर, हमारी बॉडी में लड़ने की शक्ति है, ठीक है, हम किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं, है ना, यही होता है ना। अब ब्लड के अंदर दो पार्ट होता है, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम जानते हैं रेड ब्लड सेल के नाम से, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स विच कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जिसको हम होमोग्लोबिन्स बोलते हैं, ठीक है, हेमोग्लोबिन्स बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड का रंग रेड दिखाता है, और जिसका काम क्या होता है, जो किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड के साथ, वो लेके जाता है आरबीसी। अब सर आरबीसी का काम तो ठीक है ऑक्सीजन लेके जाना हुआ, ठीक है, जिसको हम आर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। वाइट ब्लड सेल को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों बोला गया सर, क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, उससे फाइट करने में ये हेल्प करता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए, उससे फाइट करने में ये हेल्प करता है। हम बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे डब्ल्यूबीसी वीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बैक्टीरिया इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया की वजह से हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। सेम, तो अगर डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, दे आर इरेगुलर एमोबॉइड फैगोसाइट सेल्स, ठीक है, एमोबॉइड फैगोसाइट सेल्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय एंगल्फिंग बैक्टीरिया, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया चले जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। अदर फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया के अलावा कुछ और जाता है, इंसेक्ट से गया, कुछ चला गया, जहर चला गया, तो उससे भी लड़ने के लिए फाइट करेंगे ना, तो वो भी काम हम डब्ल्यूबीसी के करते हैं। दे आर ऑफ 5 टाइप्स। अब ये डब्ल्यूबीसी भी 5 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड इसनोफाइल्स, ठीक है, इनको 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अभी ये होता है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड इसोनोफिल्स, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स, इसका काम क्या होता है सर, दे आर स्पाइंडल शेप, इनकी जो शेप होती है वो स्पाइंडल शेप होती है। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर ही, ठीक है, हमने जो नीचे डायग्राम दिए हैं, दीज आर द डब्ल्यूबीसी के जो 5 टाइप्स हैं उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। साथ में हमने जो दिया हुआ है प्लेटलेट्स का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, साथ में हमने आरबीसी का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर आप ये वाला पार्ट देखते हैं, देखिए, अगर आप आरबीसी की बात करते हैं तो दिस इज़ आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब जो हमने 5 टाइप पढ़े हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोसाइल्स एंड इसोनोफिल, ये आपके हो गए न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, जिनको हम स्पाइंडल शेप, विच आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग, जो हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग होता है। हमको चोट लग गई सर, चोट लग गई, कुछ टाइम बाद ब्लड आना, हल्का हल्का ब्लड आना शुरू हो गया, और कुछ टाइम बाद देखते हैं वहाँ पे तो ब्लड अपने आप ही रुक गया। और वो रुकने का रीज़न क्या होता है, ठीक है, वो रुकने का रीज़न यानी कि क्लोटिंग हो गई, ब्लड की क्लोटिंग हो गई, और ये क्लोटिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। तो दिस इज़ अबाउट फ्लूइड और वस्कुलर टिश्यू। नाउ नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है, जो मेन पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, अभी तो हमने लिक्विड के बारे में बात की है ना, अब हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा स्केलेटल, यानी कि हमारी बॉडी को स्केलेटल टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट होता है स्केलेटल टिश्यू। अब सर इसमें क्या क्या आएंगे, अब स्केलेटल टिश्यू है यानी कि हार्ड टिश्यू है, कनेक्टिव का सबसे हार्ड टिश्यू यही वाला होता है, ठीक है, विच फॉर्म्स
सपोर्टिव फ्रेमवर्क्स। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है भाई, फ्लैश के अलावा, वेन्स के अलावा, हार्ट के अलावा, ऑर्गन सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में क्या बचा है हमारी बॉडी के अंदर बोन्स। अब बोन्स तो हैं, बोन्स तो ठीक है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो शेप देता है हमारी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बोन के अंदर। तो जैसे मैं हमने यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा हुआ है, बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ओवर विच द मसल्स आर रैप्ड। अब हमारी बोन, जैसे आपकी फिंगर्स होती है या हैंड होता है, आपको डायरेक्ट बोन तो नहीं दिख रही, आपके उस बोन के ऊपर एक कवरिंग हो रखी है, रैप हो रखा है, रैपिंग हो रखी है, जो कि मसल्स के द्वारा होती है। द बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। बोन टिश्यू जो होता है, बोन के जो टिश्यू होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अब ये तो नहीं है सर मेरी बॉडी तो बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कैसे बोल रहे हो इनफ्लेक्सिबल होते हैं? बेटा वो जो फ्लेक्सिबिलिटी बात करते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिगामेंट्स भी ऐड होते हैं, जो कि हमारी लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड टेंडन टू मेक आवर बोन्स फ्लेक्सिबल, ठीक है। वो बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो ड्यू टू लिगामेंट्स, कार्टिलेज और टेंडन्स की वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलिए ठीक है। अच्छा, बोन्स को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं सर, है ना, हम कैसे बनाएंगे? अब बोन्स, सबसे पहले ये पता होना चाहिए बोन्स किससे मिलके बनी हुई है, किससे बना हुआ है। द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन रिगिड मैट्रिक्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो क्वेश्चन ये आता है कि बोन्स टिश्यू जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, तो आंसर देना होता है, आंसर जो होता है वो बोलते हैं हम कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मेन आंसर यही होता है, ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द बोन्स। अब बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। अब कार्टिलेज, सर कार्टिलेज के बारे में क्या पढ़ना है? कार्टिलेज किस लिए यूज़ होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर खिंचाव होता है, जैसे कि हमारे ईयर की अगर मैं बात करूं, या नोज़ में बोन तो नहीं है, ईयर में बोन्स तो नहीं है, ठीक है, लैरिंग्स में बोन नहीं है, ट्रैचियम में बोन्स नहीं है। तो जो ये वाले पार्ट होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? ये बने होते हैं कार्टिलेज से। अब सर ये कार्टिलेज से ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टिश्यू मीन्स कार्टिलेज टिश्यू इज इलास्टिक, लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन्स। अब यहाँ पे क्या है, बोन्स की तरह ये हार्ड नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी है, इसको खींचते हैं तो टूट नहीं जाते, ठीक है ना, इसलिए इलास्टिसिटी है। अब ये इलास्टिसिटी कैसे आती है? इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रेन्स, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अगर साइंटिफिक नेम बोलते हैं तो कॉन्ड्रेन बोलेंगे, और अगर लेमन टर्म में बोल देते हैं तो हम प्रोटीन बोल देते हैं। सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, और इसके सेल्स को यानी कि कार्टिलेज के सेल को साइंटिफिक फॉर्म में हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, विच आर वाइडली स्पेस्ड, इनमें स्पेस ज़्यादा होता है, एंड मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइबर्स। इनके रीइंफोर्स मतलब ये दोबारा जो मैट्रिक्स, अगर सेल इसके ब्रेक हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ये दोबारा रीइंफोर्स करते हैं, अपनी एनर्जी ले लेते हैं, कहाँ से? फाइबर से, ठीक है। इट अकर्स एट जॉइंट ऑफ बोन्स, जैसे कि आपके नी पे, एल्बो पे, ठीक है, और कहाँ पे? एंकल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प करते हैं बोन को, जो जॉइंट बोन होती है उनको हेल्प करते हैं। इन द नोज, अब ये कहाँ होता है? हमने जॉइंट तो बता दिए कि भाई फिंगर की जॉइंट्स हैं, नी के जॉइंट हैं, एल्बो के जॉइंट हैं, एंकल के जॉइंट हैं, ठीक है, हिप के जॉइंट में यहाँ पे भी होता है, ठीक है। इसके अलावा सर ये तो बोन्स को ऐड करने, जॉइंट करने के लिए बात कर दिया आपने। अब जो बात कर रहे हैं जहाँ पे बोन्स नहीं होती है, जैसे कि नोज़ में, ईयर में, ट्रैचिया एंड लैरिंक्स में, इट प्रोवाइड्स, अब इसका काम क्या होता है सर? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स ये आसानी से, ठीक है, हार्ड बोन की तरह नहीं है, बट ये टूटेंगे भी नहीं। अब ऐसा तो नहीं है आप अपने कार्टिलेज को, ईयर को, कार्टिलेज को टूट जाते हैं, आप गिरते हो या कुछ लगता है तो टूट जाते हैं, टूटते नहीं है, ये फटते हैं, ठीक है ना। ये टीयर्स होते हैं, ठीक है, टीयर्स होते हैं, तो ये फटते हैं, ये टूटते, ब्रेक नहीं होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द कार्टिलेज विच इज़ डिटेल अबाउट द स्केलेटल टिश्यू। अब जो हम बात करने वाले हैं
कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सर ये कनेक्टिव टिश्यू तो पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू को भी डिफाइन किया गया है थर्ड पार्ट विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. अब इसको कितने फॉलोइंग टाइप्स, हमने कार्टिलेज पढ़ा, लेकिन अभी पीछे हम बात कर रहे थे लिगामेंट्स और टेंडेंस की भी, है ना. अब ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनका मैट्रिक्स कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप पिछली स्लाइड में देखोगे तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है जो ये वाला पार्ट होता है, देख रहे हैं ये वाला पार्ट, दिस इज़ नॉन एज कार्टिलेज. इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है. और अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें जो हमारे नी के जस्ट ऊपर होता है, जहाँ पे मसल्स होती है, इसको हम टेंडन बोलते हैं, ठीक है, टेंडन. और ये रेड कलर का होता है, ठीक है. और लिगामेंट्स जो होता है, जो ये वाला पार्ट, आप अगर नी के बैक साइड में देखते हैं तो जहाँ पे अगर हैंड लगाते हैं तो एक छोटा सा आपका टाइट वाला पार्ट दिखता है, वो बोन्स नहीं होती, वो लिगामेंट्स होते हैं. तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो पहले हम बात करते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मीन्स लिगामेंट्स की. लिगामेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है. येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है. दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स इन इट्स मैट्रिक्स. अब ये इलास्टिसिटी क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू बिकॉज येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन देयर नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क इन इट्स मैट्रिक्स. तो इसलिए इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स विच अटैच बोन टू बोन. अब दो बोन्स को, अब अगर आप देखोगे नी वाली बोन में 2 बोन्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी थाई वाली बोन्स और एक आपकी जो काफ मसल्स वाली बोन होती है, उसको अटैच कनेक्ट करने में जो हेल्प करता है वो करता है लिगामेंट्स. लिगामेंट्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड जो आता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. अब ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सर आपने तो पीछे रेड बोला था, रेड होता ये वाइट है, लेकिन उसमें ब्लड की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से हमें वो वाइट रेड दिखने लग जाता है, ठीक है. जिसको हम बोलते हैं ना मांस फट गया, राइट, हिंदी में बोलते हैं मांस फट गया. तो मांस जो होता है वो बेसिकली टेंडेंस होता है. दे आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स कंटेनिंग अबेंडेंट वाइट फाइबर्स फॉर्मिंग लेयर. बंडल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड टेंडन्स. इनको टेंडन बोला जाता है. विच अटैच मसल्स टू बोन्स. अब जो मसल और बोन्स को अटैच करने में हेल्प करता है दैट इज़ टेंडन. ये मसल से भी अटैच होता है और बोन से भी अटैच होता है, और ये जनरली जॉइंट्स में यूज़ होता है टेंडन्स, ठीक है. तो इसका काम क्या है, अटैच मसल्स टू द बोन्स. दिस इज़ अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू अंदर कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा है, ठीक है ना, जहाँ पे हमने लिगामेंट्स और टेंडन के बारे में पढ़ा. अब जो बात हम करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट एरोलर टिश्यूज़. अब सर ये एरोलर टिश्यू क्या होता है, चलो उसको भी डिटेल में पढ़ते हैं. ये जो पार्ट होता है ना हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में, डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट भी बोलते हैं इसको. इट इज़ मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. चलिए ठीक है सर, ये होता क्या है ये तो बता दो. चलो वो भी बताते हैं. दिस टिश्यू फिल स्पेस. अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी मसल्स है, स्किन है, ठीक है, उसके बीच में एक लेयर बनती है, छोटी सी लेयर, पतली सी लेयर बनती है, ठीक है. और ये वाला जो पार्ट होता है ये ऑर्गन से कनेक्ट करने में, मसल और स्किन को कनेक्ट करने में, ठीक है, अराउंड द ब्लड और ब्लड के वेसल्स को कनेक्ट करने में, या फिर बोन मैरो या नर्व सेल जो होते हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है. दैट इज़ अबाउट एरोलर टिश्यू. दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन. ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होता है, ठीक है, ऑर्गन का पार्ट है, लेकिन जो खाली जगह है वो किससे फिल होगा, वो एरोलर टिश्यू से होगा. एंड इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. अब हमारे स्किन और मसल्स के बीच में एक लेयर है जिसको हम एरोलर टिश्यू बोलते हैं. अराउंड ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, और बोन मैरो में भी ये आपके एरोलर टिश्यू मिलते हैं, ठीक है. अब इसका काम क्या होता है सर, ठीक है, ये होते हैं, ये पता चल गया कहाँ पे होते हैं, ये भी पता चल गया, लेकिन इनका काम क्या है, इनका काम है जो टिश्यू हार्म हो गए हैं उनको रिपेयर करने का, ठीक है. तो इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग अदर टिश्यू एज वेल. स्पेस तो भर रहे हैं, उसके अलावा रिपेयर भी कर रहे हैं. तो दिस इज़ अबाउट द एरोलर टिश्यू. ओके,
जहाँ पे हम कोलेजन फाइबर्स के बारे में, थिक येलो इलास्टिक फाइबर्स के बारे में, एलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट के बारे में देखते हैं। नाउ अब जो हमारा पार्ट है दैट इज़ लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज़ एडिपोज। हमने स्टार्टिंग में बात किया था फैट के बारे में, है ना। हमारी बॉडी का फैट कहाँ पे जमा होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, वो जमा होता है एडिपोज टिश्यू के लिए। सर फिर तो एडिपोज टिश्यू अच्छा नहीं है ना हमारी बॉडी के लिए। अच्छा है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा अगर कोई चीज़ एक्सेस में हो जाती है ना तो वो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, चाहे वो एडिपोज टिश्यू या फिर बाकी अदर टिश्यू हो। चलिए एडिपोज टिश्यू होते कैसे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, एडिपोज टिश्यू सर्कुलर शेप में, ठीक है, सर्कुलर शेप में होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम एडिपोसाइट्स यानी कि वाइड एडिपोज सेल्स बोलते हैं। और कंप्लीट साइंटिफिक नेम हो गया, और इसको वैसे बोला जाता है एडिपोज टिश्यू। अब सर ये अवेलेबल कहाँ पे होते हैं, क्या वो स्किन पे आते हैं, मसल्स पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं? सब्र करो, थोड़ा तो वेट कर लो यार, हम डिटेल में सारा धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए दीज आर, जैसे मैंने क्या बताया, ये ओवल शेप में है। दीज आर ओवल एंड राउंड शेप सेल्स फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इसके अंदर जो राउंडेड शेप है ना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फैट भरा हुआ है, फैट के ग्लोब्यूल्स भरे हुए हैं इसके अंदर। और इनको एडिपोज टिश्यू को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज़ अबाउट एडिपोसाइट्स। वो क्या नाम होता है, वो हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। नाउ इट इज़ फाउंड इन सब कॉन्टिन्यूस लेयर बिटवीन द स्किन एंड राउंड द हार्ट ब्रेन बिलो द आईबॉल। ये कहाँ होता है, हमारे स्किन के अंदर, तभी तो हम मोटे लगते हैं ना, है ना। अराउंड द हार्ट, अब जब ब्लॉकेज हो जाती है, हम सुना है ना बहुत कि भाई हार्ट अटैक आ गया या ब्लॉकेज हो गई, वो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पे फैट फिल यानी कि एडिपोज टिश्यू वहाँ पे आ जाते हैं, जिससे कि हार्ट की वर्किंग रुक जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में, या फिर ब्रेन हैमरेज में, ब्रेन हैमरेज तो नहीं बोलेंगे बट ब्रेन में भी यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होते हैं। इसके अलावा जो हमारी आई बॉल है उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसमें भी एडिपोज टिश्यू होते हैं, यानी एडिपोसाइट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है सर, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर यानी कि कंट्रोल करता है ना। अब हमारी अगर यहाँ पे एडिपोज टिश्यू नहीं होंगे हमारे आई बॉल के पास, तो मेरी आई कहीं भी मूव हो जाएगी, उल्टा भी हो जाएगा, है ना। तो हम भूत थोड़ी ना है, हम तो इंसान हैं, ठीक है। तो हम इंसानों के टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंसुलेटर का काम करता है एडिपोज टिश्यू। एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी जो बॉडी से हीट निकलती है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई बार रनिंग करते हो बहुत ज़्यादा, जो जॉगिंग करते हो, और जैसे ही बैठते हो तो हमारी बॉडी से, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी से आग निकल रही है ना। तो वो कंट्रोल भी, उसको भी प्रिवेंट, जो ज़्यादा आग निकले उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर अगर हम और डिटेल में देखते हैं तो कोलेजन फाइबर्स होता है, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होता है, एलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट होता है, जैसे कि आपने एरोलर टिश्यूज़ में भी देखा था, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। अब जो नेक्स्ट एनिमल टिश्यू का बात हम करने वाले हैं, जो मेन पार्ट जो हमारी बॉडी में सबको दिखता भी है, ठीक है, जो सबको दिखता है और सबको पता भी है, उसके बारे में बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, नाम से ही डिफाइन है मस्कुलर, ठीक है, यानी मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मसल्स को मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसकी हेल्प से होती है, वो होती है मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। और मस्कुलर टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग फाइबर सेल्स की तरह होता है, फाइबर लाइक सेल्स की तरह, जिसको हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। एंड इनका काम क्या होता है, हमारी मसल्स क्या होती है, बाइसेप्स तो सबकी होती है ना। बाइसेप्स को जब अपने हैंड को, एल्बो को बैंड करते हो तो आपकी जो बाइसेप्स की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जैसे ही अपने हैंड को रिलैक्स छोड़ते हो तो आपकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है। तो दिस मूवमेंट ये जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू है सर, टाइप तो अभी तक सबके पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके भी टाइप होंगे, डेफिनेटली है ना।
तो इनके जो टाइप, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से? वन इज़ कार्डियक मसल टिश्यू, जिसको हम इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्केलेटल टिश्यू, जो कि हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल यानी वॉलेंट्री मसल्स में आता है। जैसे मेरे हैंड का मूवमेंट, ये मेरे कंट्रोल में है, इसलिए इसको वॉलेंट्री कंट्रोल बोला गया है। लेकिन मेरे हार्ट का पंप होना, इसको ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर ये मेरे कंट्रोल में हो जाए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। या फिर मेरे स्टमक का काम करना, ठीक है, जहाँ पे ये हमारे इनवॉलेंट्री में आते हैं। अगर अब जो थर्ड पार्ट होता है, हमने कौन सा पढ़ा? कार्डियक मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू, और थर्ड वन इज स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है। वो भी स्मूथ मसल टिश्यू भी इनवॉलेंट्री, जैसे मैंने बताया ना अभी कि हमारा स्टमक कैसे काम करेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ मसल्स को, जो स्केलेटल मसल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदर पार्ट को, जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उसको इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी बोला जाता है। अब ये जो टाइप ऑफ मसल, जैसे मैंने कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के बारे में बताया है, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम अब इस टेबल के थ्रू इस डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। जैसे मैंने बताया, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, स्पेशल काइंड है और ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल्स, और इसको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। सो वी कैन मूव दैम अकॉर्डिंग टू आवर विल। जितना, अब मेरा हैंड है, मैं अपने हैंड को जितना बैक साइड में ले जा सकता हूँ वो मैं ले जाता हूँ, जितनी मेरी विल है, ठीक है। लेकिन अब मैं अपने हार्ट को ये नहीं बोल सकता बहुत जल्दी धड़क, या फिर धीरे धीरे स्लो धड़कना शुरू कर दे, है ना, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए उसको इनवॉलेंट्री बोला जाता है, यहाँ पे इसको वॉलेंट्री बोला जाता है, जो मेरे कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब स्मूथ मसल को अनस्ट्रेटेड मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। अब ये क्या है? क्योंकि वी कैन नॉट स्टार्ट, ना हम इसको स्टार्ट करते हैं और ना ही स्टॉप करते हैं। जो इसकी मूवमेंट है, जो हमारे स्टमक की मूवमेंट चलती है कि भाई खाना गया, उसने खाना डाइजेस्ट किया, उसमें लिक्विड डाला, उसमें क्या नाम है ATP डाले, ऑल दीज थिंग्स डाले, और जिससे कि हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो गया और वो सिक्रीट करेगा। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब क्या होता है, हमने खाना नहीं देंगे तो कंट्रोल में हो जाएगा? नहीं। अगर खाना नहीं देंगे तो हमारा जो स्टमक है, लंग्स है, वो हिट करता रहेगा कि भाई इसको कुछ दो, तो हमें ना चाहते हुए देना भी पड़ जाता है। तो इसलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। आपने नोटिस किया होगा ना, कई बार आप फास्ट होता है, आपने खाना नहीं खाते, तो आपका स्टमक में पेन होना, हल्का पेन लगता है, फील करता है। अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो हमारा फास्ट सक्सेसफुल हो जाता है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो फास्ट की बैंड बज जाती है। चलिए नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स का सेकंड पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? द मसल्स ऑफ द हार्ट। जैसे मैंने बताया, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है तो हार्ट के बारे में बात करते हैं। जो हार्ट की मसल्स होती है आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और जैसे मेरा दिल जो है, हमारा दिल जो है वो धड़कता है इन द फ्लो, जैसे कोई सॉन्ग चल रहा हो, है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी लब डब। हाँ, एक क्वेश्चन माइंड में भी आ गया। चलो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, वहाँ पे पूछा गया था कि जो हम बोलते हैं कि हार्ट का धड़कन कैसे साउंड करती है, तो हम तो बोल देते हैं ना, जैसे सॉन्ग्स में भी, बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी हम हमने सुना है कि धक 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 धक, तो ये धक धक नहीं होता। एक्चुअली में जो इसका साउंड होता है, ठीक है, जो कार्डिक मसल्स का साउंड होता है वो होता है लब डब, राइट, याद रहेगा, लब डब। तो उसको धक धक नहीं बोलेंगे, लेकिन सॉन्ग में अगर ये लब डब वर्ड यूज़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सुनने में, तो इसलिए दे आर यूजिंग धक धक, ठीक है। तो लेकिन इसका जो साउंड होता है, जो इसका रिदम होता है, वो होता है लब डब। तो ये क्वेश्चन आया था और इसका आंसर ये है। अगर अभी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे धक धक मत लिख देना, वहाँ पे लब डब लिखना, राइट।
तो जो लबडा मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मसल्स का काम ही ये है ना, कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, सिकुड़ना और फैलना, राइट। तो यही लबडब होता है और यही रिदमिक फॉर्म में चलता है, हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है इसका, तो इसलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोला दिया जाता है। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन्स। जो ये मसल्स होती हैं ये हमारी अटैच्ड होती हैं किससे, बोन के साथ, राइट। अब थर्ड स्मूथ मसल के बारे में बात करते हैं, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। अब क्यों है इसका रीज़न भी पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले कार्डिक मसल्स की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, वो बात करते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड दे हैव ब्रांचेस एंड देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका स्ट्रक्चर इट लुक लाइक्स, मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शायद बन जाए, ठीक है। तो वो वाले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, कहाँ गया इनका कौन सा कलर के लिए, हम ले लेते हैं ब्लू ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लाइक इट लुक लाइक्स दिस वन। तो ये ब्रांचेस निकल गए और इस तरह से होता है। और इसका जो सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो सिंगल न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे फिर यहाँ पे हो, चाहे फिर यहाँ पे हो, लेकिन ये ब्रांचेज होते हैं। तो कार्डिक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर, यू कैन सी, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ऑल आर सिलेंड्रिकल शेप एंड दे हैव ब्रांचेस एंड देयर इज ए सिंगल मसल, सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होता है, या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, आइदर यहाँ हेयर और हेयर, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स की। सर स्ट्रेटेड मसल का एग्जांपल या डायग्राम तो हमने पीछे भी देखा था, देख रहे हैं स्केलेटल मसल्स का क्या है, ये एक कैसे दिख रहा है, एक सिंबल पाइप की तरह ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड ओवर देम। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपको लाइट बैंड कहीं पे, अब हाफ पार्ट इसका लाइट है और नीचे वाला पार्ट डार्क है, तो ये बैंड बनते हैं, एक तरह से बैंड की तरह होता है, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लाइट और डार्क बैंड। जो यहाँ पे हम बैंड की बात कर रहे थे, दिस वन लाइट एंड डार्क, तो ये आपका स्मूथ मसल में नहीं होता, ये सिंपल सिंगल कलर का रहता है और ऐसे मूवमेंट चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मस्कुलर की, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है। कार्डिक मसल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क टू वर्क एज ए सिंगल फंक्शनल ऑर्गन्स। इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब जो हमारे वॉल्व होते हैं उससे कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल यानी स्केलेटल मसल्स की। द सेल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, एज यू कैन सी ओवर हियर, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे भी तो दिख रहे हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये फिर अलग ब्रांच, तो इनका न्यूक्लियस सिंगल ही रहता है, ठीक है, वो मूवमेंट करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट होती है यहाँ पे मल्टीपल, एवरी ब्रांच, एवरी लाइन हैज़ अ मल्टीपल न्यूक्लियस, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, ठीक है। तो ये यू कैन सी हेयर single muscle has a multiple nucleus, right? And the last one, the cell of involuntary muscles are long and have pointed ends. Now you can see ये लंबी लंबी हैं और इनके pointed, these are the pointed, and is the pointed one, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये तो समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया और इनके बारे में भी थोड़ा समझ में आ गया। अब ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है। कार्डिक मसल्स, तो हार्ट की मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्केलेटल मसल मतलब हैंड या लेग की मसल के बारे में बात कर रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ओनली एंड मनी मोर, ठीक है। और स्मूथ मसल यानी अनस्ट्रेटेड मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री कनाल्स और आयरिस ऑफ द आइज, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखा था, जो हमारी आइज़ में आयरिस है वहाँ पे जो मसल्स यूज़ होती है, मसल टिश्यू यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ स्मूथ मसल टिश्यू, राइट। दिस इज़ अबाउट मस्कुलर टिश्यू। अब हम जो बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक,
ठीक है। लास्ट टॉपिक या लास्ट टाइप ऑफ द एनिमल सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल्स का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आर कैपेबल। अब नर्वस टिश्यू क्या समझ में आता है, क्या काम होगा इसका, इससे क्या क्या हो सकता होगा। तो नर्वस टिश्यू आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट। अब जो आप बोलते, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो मेरी जीभ बोल रही है या फिर मेरे जॉ बोल रहा है, नहीं, जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज आ रहे हैं वो मेरे ब्रेन से आ रही है। हाँ, सोर्स, ये तो सिर्फ एक सोर्स है, ये यहाँ से मेरे वर्ड निकल रहे हैं, मेरे माउथ से वर्ड निकल रहे हैं, लेकिन जो मैसेज इन्फॉर्मेशन मेरे पास ट्रांसमिट हो रही है वो ब्रेन से हो रही है। तो जो ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और वाइस वर्सा। अब जब मैंने बोला या आपने कुछ बोला, मैं उसको सुनूंगा अपने कानों से और वो ब्रेन तक जाएगा, फिर उस पर प्रोसेस होगा और उसका जो आंसर आएगा वो मेरे माउथ के थ्रू वो बाहर निकलेगा, आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो दिस इज डन बाय द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन नर्व्स। नर्व्स में होता है, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि ब्रेन में ही है नर्व्स, ब्रेन में भी छोटे छोटे नर्व्स हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल्स बोलते हैं, राइट, जिसके बारे में आगे हम डिटेल अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस टिश्यू अवेलेबल होते हैं। अब नर्वस टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, राइट। अब जो आप ये डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन या फिर एक नर्व सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डायग्राम है। These न्यूरॉन कनेक्ट टू फॉर्म द नर्व्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये तो सिंगल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ही मल्टीपल कितने ही न्यूरॉन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और इनका काम क्या होता है, एक मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से मैसेज लेके हमारे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना। तो नाउ यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन या नर्व सेल, दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दिस इज द एक्सॉन, जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, दीज आर द एक्सॉन, ठीक है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है, दिस वन, ठीक है। ये तो पूरे स्ट्रक्चर को एक्सॉन बोल दिया, लेकिन अगर इसके छोटे से वाले पार्ट की बात करते हैं तो जो ये येलो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द मायलिन एंड दिस आर द स्वैन सेल्स, जहाँ पे ये ब्लैक डॉट ब्राउन डॉट दिख रहे हैं आपको, और जो ये सेल्स आप एक्सॉन आपस में कनेक्टेड जो होते हैं वो होता है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर्स। इसके अलावा एक साइड में आपका न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स और स्टोमा होता है, अदर साइड में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। अब सर ये ऐसे कैसे, अब क्या होगा, ये तो सिंगल सेल है, अदर सेल्स आएगा तो जो ये डेंड्राइट्स के ब्रांचेज हैं वो एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ये कनेक्टेड हो गए। उसके बाद ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियस वाला पार्ट, दिस इज द, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे आएंगे जो हमारे एक्सॉन्स आएंगे, दीज आर द एक्सॉन्स, ठीक है, ये आपके एक्सॉन्स हैं, ये 7 सेल्स हैं और इसमें आपका माइलिन है, फिल हो रखा है, और फिर उसके बाद ये एक्सॉन टर्मिनल्स बन जाएंगे यहाँ पे, दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स। फिर ये दूसरे, फिर ये अनदर न्यूरॉन सेल से कनेक्टेड होंगे। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो यही, यानी कि एक मैसेज आया, मैसेज पास हुआ, मैसेज यहाँ पे प्रोसेस हुआ, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल से अनदर नर्व सेल के डेंड्राइट्स के पास जाएगा वो मैसेज ये ट्रांसफ़र करेगा अनदर न्यूरॉन सेल को, न्यूरॉन या नर्व सेल्स को, और फिर वो थर्ड, फोर्थ को एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होता रहेगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिक सेल्स, मसल सेल्स, जो मसल्स टिश्यू के बारे में हमने पढ़े हैं, या फिर प्लांट सेल में भी हमने कुछ डायग्राम्स देखे हैं। प्लीज़ गो थ्रू दैट, उनको ध्यान से करना, अच्छे से समझना, क्योंकि वो क्वेश्चन में आते हैं, डायग्राम्स पूछा जाता है और लेबलिंग भी पूछी जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर हमने न्यूरॉन्स का पढ़ा था, उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कैसे होता है। क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, तो हमें ये पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, वहाँ पे हमें डिफाइन करने पड़ेंगे।
तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेंड्राइट्स, दे आर ट्री लाइक एक्सटेंशन हाईली ब्रांच्ड एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। वो स्टार्टिंग जहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं उसको बिगिनिंग पार्ट बोलते हैं, जहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। और फिर एक्सॉन टर्मिनल्स के बाद एक्सॉन टर्मिनल से अनदर नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स के बाद जाता है। दे इंक्रीज द सरफेस ऑफ न्यूरॉन, सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का रहता है डेंड्राइट्स का। दे रिसीव्स केमिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी। They convert these chemical signal into electrical signals and pass them to the neuron cell body. A neuron can have a single dendrites or multiple dendrites. अब सर ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे अगर multiple dendrites दिख रहे हैं आपको, तो every nerve cell has a multiple dendrites, ऐसा ज़रूरी नहीं है। It can be possible dendrites in the single form or multiple forms. So और जो हमारा मैसेज होता है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की तरह जाता है। जब भी तो आप कुछ बोलते हो मैं जल्दी से उसका रिस्पॉन्स करता हूँ, या मैंने कुछ पूछा आपने जल्दी से उसका रिस्पॉन्स कर दिया। ये हमारे डेंड्राइट्स का इलेक्ट्रिक मैसेज, जो हमारे केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रिक की तरफ वापस आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ अबाउट डेंड्राइट्स। अब बात करते हैं सेल बॉडी, जो हमारा ये वाला पार्ट है जहाँ पे आपका स्टोमा रहता है, राइट। स्टोमा का काम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। तो स्टोमा सेल बॉडी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड सोमा, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज टू मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल। सोमा का काम क्या होता है कि जो फंक्शन कर रहा है, अगर सोमा हमारे न्यूरॉन से ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसकी फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट आएगा, जिससे कि वो आगे वर्क नहीं कर पाएगा। सो इट डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल। इसका एक्टिव रोल कुछ नहीं है कि भाई मैसेज इसके पास कुछ नहीं जाता, लेकिन उसको सपोर्टिंग रोल का काम करता है। रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स, ट्रांसमिशन इन द ऑफ द सिग्नल्स। इट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स टू वर्क प्रॉपरली। इट कंटेन्स डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एटसेट्रा एंड सो ऑन दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। अब सबका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, गोल्गी एपरेटस का अपना काम है, तो ये सारा डिफाइन होता है और उसमें भी सोमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है, सेल बॉडी का बहुत मेन रोल रहता है। अब जो बात करते हैं दैट इज़ अबाउट एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या है, न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन इन जनरल, एक ही एक्सॉन होता है। अब आपने, लेकिन सर यहाँ तो हमने मल्टीपल देखा है, ये मल्टीपल नहीं है बेटा, इनका स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ these multiple things is known as a axon basically, ठीक है। So it is long structure that connect the cell body to the terminals। जो हमारे सेल बॉडी यानी डेंड्राइट्स और सेल बॉडी जो है जहाँ पे डेंड्राइट्स वाला, इसको और एक्सॉन टर्मिनल को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं एक्सॉन्स, राइट। ओके, एंड इट ऑल्सो कनेक्ट विद अदर न्यूरॉन, दूसरे अदर नर्व सेल्स से भी कनेक्ट होते हैं। सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व टर्मिनल, इट अलाउस इन फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। अगर ये एक्सॉन नहीं होंगे तो एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल नहीं जा पाएगा, वो फास्ट जो चलता है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सॉन। द लार्जर द डायमीटर ऑफ द एक्सॉन द फास्टर इट विल ट्रांसमिट सिग्नल। जितना बड़ा एक्सॉन का साइज होगा उतना ही फास्ट हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ कवर्ड विद स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन, ठीक है। मैंने बताया था माइलिन की कवरिंग होती है। माइलिन जो येलो पार्ट हमने देखा था, उसके अंदर जो पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रहा हो, उसके ये येलो वाला पार्ट जो है इसको माइलिन बोलते हैं, और अंदर जो न्यूक्लियस की तरह दिख रहा है, ठीक है, डॉट दिख रहा है, दैट इज़ नॉन एज स्वैन सेल, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। इसका काम क्या होता है, जल्दी से सिग्नल्स को भेजना, मैसेज को भेजना और वहाँ से वापस रिस्पॉन्स लेना। तो दिस इज़ अबाउट द न्यूरॉन्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर टिश्यू चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 9 CBSE बोर्ड NCERT बोर्ड, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ में आया? तो अगर आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे
मेरे चैनल पे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, या फिर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हमारे कौन कौन से नए वीडियो आ रहे हैं। और लाइक्स और शेयर में और एंड कमेंट्स विल अप्रिशिएट मी, ठीक है, वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं और नए अच्छे वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। तो फॉर नाउ द टिश्यू चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ, सो time to say bye now and signing off. This is from the Think Logic service, education service. Bye bye, namaskar, धन्यवाद, thank you.